हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा। तो 1 एम्पीयर वह अपरिवर्ती विद्युत धारा है। अपरिवर्ती विद्युत धारा से आशय है कि यह धारा नियत है, इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा। जो दो लंबे यानी कि तार की लंबाई बहुत अधिक है, सीधे हैं ये तार और इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उपेक्षणीय है, यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, छोटा है। ये दोनों तार निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और ये समांतर रखे गए हों तार, तो इनमें से प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक तार में धारा 1 एम्पीयर है। कहने का जो मीनिंग है वो मैं आपको यहां बना के भी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने सीधा धारावाही तार लिया, ये कोई एक पतला सा तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नगण्य है। तार लंबा है तो ऊपर भी मानिए कि तार अनंत तक जा रहा है, यहां भी मानिए कि तार माइनस अनंत तक जा रहा है। ऐसा एक और तार ले लीजिए, मान लीजिए इस तार में धारा 1 एम्पीयर है। ऐसा ही एक और तार अपन ले लेते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसा तार क्लोन करके यहां बना लेते हैं, ये रहा। अब देखिए इन दोनों तारों के मध्य की दूरी हमने 1 मीटर ले रखी है। ये दोनों तार निर्वात में स्थित हैं। परिभाषा ध्यान से समझें। और ये 1 एम्पीयर धारा जो है वो नियत है, ये बदल नहीं रही है। 1 एम्पीयर धारा समय के साथ नियत है, ये 1 एम्पीयर धारा भी नियत है भाई। तो अपरिवर्तित धारा है, दो लंबे मतलब बहुत ज्यादा लंबाई है इन तारों की, सीधे हैं तार, ये रहे सीधे तार। उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार बहुत ही पतला है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नगण्य सा है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तार समांतर हो और ये तार निर्वात में स्थित हो, तो प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर बल, प्रति मीटर लंबाई पर बल से आशय यह है भाई कि अगर मान लीजिए आपने यहां पर 1 मीटर लंबाई ली, तो इस 1 मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा वो आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। किसी तार की 1 मीटर लंबाई पर यदि इतना बल हो तो फिर आप ये कहेंगे कि इन तारों में धारा जो है वो 1 एम्पीयर है। हम इसे व्युत्पत्ति भी करने वाले हैं, पर अगर बोर्ड में परिभाषा पूछ ली जाए कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको ये वाली परिभाषा लिखनी होती है। आइए इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं। इसके 1 मीटर पर इतना बल लगेगा, इसी प्रकार इसका भी अगर आप यहां 1 मीटर लंबाई का एक टुकड़ा ले लें इस तार का, इस पे विचार करें तो इसके भी 1 मीटर पर इतना ही बल लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। क्यों लगेगा, आइए इस बात को अगले पेज पर सीखते हैं। मान लीजिए ये एक सीधा तार है हमारे पास, जिसमें धारा I1 है। ये तार लंबा है काफी। इस तार के कारण अगर मैं आपसे पूछता कि तार से लंबवत दूरी d पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और उसकी दिशा, तो हम दाहिने हाथ का नियम उपयोग में लाते। दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की तरफ रखिए, अंगुलियां दाहिने हाथ की अंदर जा रही है, यानी कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा इस सफेद वाले तार के कारण वो अंदर रहा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को मैं V1 नाम दे रहा हूं। V1 का परिमाण हम लिख सकते हैं, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें याद है, ये आने वाला है μ0I1/2πd। ठीक है, अब यहां लाके आप दूसरा तार रख दीजिए, तो दूसरा तार लाके रखते हैं अपन।
इसी जगह लाके आपने ये दूसरा तार रखा यहां पर। ये दूसरा तार भी बहुत लंबा है, इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नगण्य है। इस दूसरे तार में मान लीजिए I2 धारा है, ये वाले तार में I2 धारा है, ठीक है। एक और तार हमने यहां लाके रख दिया जहां पहले तार ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रखा था। अब चूंकि ये धारावाही तार है और इस प्लेलिस्ट में हम देख चुके हैं कि यदि किसी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो धारावाही तार चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब इस पे यदि बल निकालना हो तो आप एक काम करें, इसकी छोटी सी लंबाई dl मान लीजिए। ये वाली लंबाई हमने dl मान ली, इतनी। इस dl लंबाई पर जो बल df लगेगा चुंबकीय बल, वो आएगा I2 dl क्रॉस b। और इस क्रॉस b में जो b इस्तेमाल होने वाला है, क्या वो b1 इस्तेमाल होगा? भाई यहां तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b1 है ना, ठीक है। चलो ये df निकालने की कोशिश करते हैं। इस वाले तार में धारा ऊपर की तरफ मान रखी है आपने। अगर धारा ऊपर की तरफ है तो dl सदिश की दिशा भी ऊपर की तरफ ही आएगी। तो dl सदिश तो आ गया भाई इधर की तरफ, b1 जो है वो अंदर की तरफ है। तो फिर से दाहिने हाथ का नियम लगेगा, दाहिने हाथ की अंगुलियों को dl सदिश की तरफ रखा, b अंदर की तरफ है तो dl क्रॉस b किया तो अंगूठा इधर आया, यानी कि इस तार पर जो बल लगा वो बल तो इधर आएगा, df बल तो इधर आएगा, ठीक है ये बात। अब इस df का परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। df का परिमाण ज्ञात करना हो तो सबसे पहले I2 रख दिया, फिर हमें dl रखना है, b का मान रख देते हैं तो b ये पड़ा, यहां से सेलेक्ट करके ये b पूरा का पूरा रख देते हैं। b1 जो इस्तेमाल हो रहा है ये पूरा उठा के यहां रख दिया। इसके बाद आगे बढ़े तो रखना है साइन 90 डिग्री। बताइए साइन 90 डिग्री क्यों रखा? आसान है, आप जब सदिश गुणन का परिमाण लिखेंगे तो वो आएगा dl b1 साइन थीटा, जहां थीटा है इस dl सदिश और b1 के मध्य कोण। तो dl सदिश तो इधर है इस तल में और b1 इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है, यानी कि इस dl सदिश और b1 के मध्य का कोण कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 डिग्री रख दिया। सहमत है इस बात से? साइन 90 डिग्री हम सब जानते हैं कितना होता है भाई? 1 होता है। तो df को थोड़ा सा और सरल रूप में लिख लेते हैं अपन। तो df भाई आया म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d, और एक dl यहां बच रहा है, इस dl को उठा के यहां ले आइए। ये जो dl यहां था इसको उठा के इधर ले आइए। चलिए मान रखते हैं उस dl का। तो ये dl आपने यहां रख दिया। देख लीजिए साइन 90 डिग्री 1 हो गया, म्यू नॉट आ चुका है, I1 आ चुका है, I2 आ चुका है, 2 पाई d आ चुका है, dl को उधर भेज दिया। df बाई dl क्या बनेगा? क्या ये बल बटा लंबाई है ना? अब जरा मान रख के देखें। मान लीजिए कि आपने I1 भी 1 एम्पियर ले लिया और I2 भी 1 एम्पियर ले लिया, तो म्यू नॉट का मान तो पहले से जानते हैं। SI सिस्टम में म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। I1 की जगह आपने 1 रख दिया, I2 की जगह भी 1 रख दिया, 2 पाई। इन तारों के मध्य की दूरी भी आपने 1 मीटर ले ली, तो इस D की जगह भी आपने 1 रख दिया। जरा देखिए क्या आया। उत्तर आया आपका 2 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। ये आपके पास आ गया df बाय dl। यानी कि अगर 1 मीटर लंबाई आप तार की ले लें तो उस पर इतना बल लगेगा। इतना बल जब लग रहा था 1 मीटर लंबाई पर, उस दौरान इन तारों के मध्य की दूरी 1 मीटर थी
और प्रत्येक तार में धारा भी 1 एम्पियर इस्तेमाल हुई थी। दूरी 1 मीटर और धारा भी 1 एम्पियर इस्तेमाल हुई थी। तो इस सूत्र से गणना करके आप बता सकते हैं 1 एम्पियर की एसआई परिभाषा क्या होगी। अच्छा, यहां एक और खास बात सीखने को मिली। अगर कभी फिजिक्स में आपको जरूरत पड़े कि 2 लंबे पतले सीधे धारावाही तार जिनमें धारा नियत हो, उनकी प्रति इकाई लंबाई पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए, तो उसका सूत्र ये आएगा μ0I1I2/2πd। और इस सूत्र में मान रख के हम 1 एम्पियर की एसआई परिभाषा भी स्थापित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब न्यूटन का तीसरा नियम प्रयोग में लाएं तो अगर इस तार पर बल इस तरफ लगा है, यानी कि I1 वाले तार ने इस पे इधर बल लगाया है, तो ये वाला तार इस पे बल किधर लगाएगा? न्यूटन के तृतीय नियम से बल का परिमाण समान होगा और दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो इससे एक और बड़ी शानदार बात समझ में आती है कि यदि धाराएं समांतर हों तो वो परस्पर आकर्षित करती हैं। ये I2 भी नियत धारा है भाई, और I1 भी नियत धारा है। ये बात तो हम पिछले पेज पर भी लिख चुके हैं। I1 भी नियत धारा है। अगर इस प्रकार से 2 समांतर धाराएं दे रखी हों तो चुंबकीय बल के कारण वो परस्पर आकर्षित करती हैं। अच्छा, ये दिशा एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे ये वाली दिशा। आप इस तार के कारण इस जगह चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कीजिए, किधर आएगा? इस वाले तार के कारण अंगुलियां बोर्ड के पीछे से घूम के जाएगी और सफेद तार के हिस्से पे बाहर निकलेगी, यानी कि इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां रही होगी? बाहर रही होगी। अब इस पे आइडियल क्रॉस बी करके देख लीजिए। आइडियल कहां है? ऊपर। आइडियल की तरफ दाहिने हाथ की अंगुलियां रखी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ थी, तो आइडियल क्रॉस बी करें तो अंगूठा इधर गया, यानी कि इस पे बल इधर ही आना है। और अगर आप ये गणना नहीं करना चाहो तो आप सीधा न्यूटन के तृतीय नियम से लिख दो कि न्यूटन के तृतीय नियम के कारण इन दोनों तारों पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होगा पर दिशा होगी विपरीत। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। 2 शानदार जानकारियां इस वीडियो में है। नंबर 1 एम्पियर बल की परिभाषा। नंबर 2, समांतर जो धारावाही तार हैं वो चुंबकीय बल के कारण परस्पर आकर्षित करेंगे, और प्रति समांतर धाराएं यानी कि विपरीत दिशाओं में जाने वाली धाराएं चुंबकीय बल के कारण परस्पर प्रतिकर्षित करती है। अगर आपका कोई भी डाउट इसमें है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक और छोटा सा सवाल यहां आपसे पूछा जा सकता है। वो सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में नियत धारा भेजी गई, तो बताइए स्प्रिंग की लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा? स्प्रिंग में अगर नियत धारा भेजी गई तो भाई स्प्रिंग में हर घेरे में क्या धारा की दिशा समान ही रही होगी? अगर हर घेरे में धारा की दिशा समान ही रही होगी, समांतर धाराएं परस्पर क्या करती है? समांतर धाराएं परस्पर आकर्षित करती है, तो स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यह भी एक बढ़िया सवाल बनता है।